कैन सी एंड कान सी। सर्च इंजन हमारे वेबसाइट पे जब भी क्रॉलिंग करने आता है तो वो पहले सब एंकर टेक्स्ट को रीड आउट करता है, बाद में प्रोसेस होती है इंडेक्सिंग की। अब इंडेक्सिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था, इट स्टोर्स अ पीस ऑफ फ्रेज और इंफॉर्मेशन। मतलब कि पूरा पूरा वेब पेज हमारा जो कुछ भी होता है उसमें जो कुछ भी होता है, इट कैन बी इमेज, ऑडियो, वीडियो और सिंपल टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, सब उसके डेटाबेस में वो स्टोर नहीं करता है। कुछ इंफॉर्मेशंस को वो अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता है, अगर वो इम्पोर्टेंट है फिर भी, ठीक है। आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में से आपके वेब पेज का जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस मतलब कि एक्चुअली आप कह सकते हो कि आपका जो वेब पेज है वो क्या है, व्हाट इज रिलेटेड वर्ड्स ऑफ योर वेब पेजेस। हम मोबाइल का एग्जांपल फिर से बोल रहे तो चेंजिंग सॉकेट इन रेडमी, चेंजिंग सॉकेट इन रियलमी, सैमसंग, या फिर हाउ टू चेंज सॉकेट ऑफ टाइप सी, माइक्रो यूएसबी, टाइप सी, रेडमी, रियलमी, that are the important words which are related to your web page. But even after they are important, search engine are not able to see that particular words. अब क्यों नहीं वो देख पाता, वो हम देखेंगे। और वो देख पाए, उसे मालूम हो कि वर्ड्स इम्पोर्टेंट हो, तो उस वर्ड्स को हमें कहाँ पे रखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द सर्च इंजन क्रॉल एंड इंडेक्सिंग प्रोग्राम बेसिकली आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मतलब कि कोई बंदा मैन्युअली ये सब करता नहीं है। तो प्रोग्राम्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल। विशेष रूप से यहाँ पे जैसा लिखा हुआ काफ़ी पावरफुल्स होते हैं। हमारे समझ लो नॉर्मल डेस्कटॉप मशीन में या फिर लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम ऐसे सॉफ्टवेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल मशीन जैसी कुछ बात कर रहे हैं, जिसके पास खुद का कुछ थोड़ा बहुत दिमाग होता है, आप समझ लो ऐसा ही। और वो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए होते हैं। They crawl hundreds of billions of web pages and analyze the content of these web pages and analyze the way all page link to each other. काफ़ी वेब पेजेस को वो क्रॉल करता है, बाद में वो एनालाइज करता है कौन सा वेब पेज किसके साथ वो कनेक्टेड है। Then they organize this data into series of database that enables them to respond to a user search query with highly tuned set of result within a tenth of seconds. सब कुछ अरेंज करने के बाद उसकी डेटाबेस में जो कुछ भी स्टोर होता है, यूज़र जब भी कुछ भी सर्च करता है उसमें से पूरी डेटाबेस में से वो पूरा डेटा ढूंढ के इम्पोर्टेंट जो कुछ भी होता है वो यूज़र को रिस्पॉन्ड करता है इन टेंथ ऑफ सेकंड। मतलब कि सेकंड में से टेंथ पार्ट जो होता है उसके टाइम में ही। सॉफ्टवेयर इज वेरी मैकेनिकल एंड इट कैन अंडरस्टैंड ओनली अ पोर्शन ऑफ द वेब पेज। अब हमारा एक्चुअल जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ। इट कैन अंडरस्टैंड ओनली द पोर्शन ऑफ द वेब पेज, पूरा वो समझ नहीं सकता। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है वो ध्यान से पढ़ समझना। सर्च इंजन क्रॉल एनालाइज रो HTML of a web page, raw HTML of the web page. If you want to see what this look like, you can do by using your browser to view the page source. मतलब कि सर्च इंजन को एक्चुअल में आपका जो कुछ भी वेब पेज होता है वो कैसा दिखता है। बिंग की अगर बात करें या फिर गूगल की अगर हम बात करें, जैसे कि क्रॉलिंग का टॉपिक में मैंने बोल ही दिया था कि ये जो है वो हम गूगल और बिंग को ही कॉन्सेंट्रेट करके बात कर रहे हैं। तो जब भी मान लो सपोज बिंग सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको आपका वेब पेज कैसा दिखता है वो आपको देखना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन करो, कहीं भी राइट क्लिक करो, तो उसमें आपको पेज सोर्स जैसा कुछ ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। और उस पर जाओ तो एक नया टैब ओपन होगा आपके ब्राउज़र में, और वो जो कुछ भी कोड है, एक्चुअल आउटपुट कोड जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्मेटेड वे में आता है, वो सर्च इंजन देख पाता है कोड,
ठीक है, वो देखना आप कितना नेस्टेड टाइडी वर्क है। जितना वो टाइडी होगा, जितना वो बिगड़ा होगा हुआ स्ट्रक्चर होगा, उतना ही आपका वो माइनस पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो काफ़ी सारे HTML में ऐसे टैग्स है जिससे हम पेयर टैग बोलते हैं और अनपेयर टैग बोलते हैं। पेयर टैग मतलब कि जिसका एंडिंग टैग आता है, जैसे कि HTML में लास्ट में हम /HTML करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग में हम /strong करते हैं, बी में हम /b करते हैं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं लास्ट में बॉडी के बाद तो जनरली कुछ आता नहीं, तो वो बॉडी टैग कंप्लीट नहीं करते। जैसे कि BR टैग अगर हम लिखो तो वो सिर्फ BR करके उसका जो ब्रैकेट है वो कंप्लीट कर देते हैं, वो सिंगल टैग है, पेयर टैग नहीं है। HR टैग है, वो सिंगल टैग है, पेयर टैग नहीं है। वो प्रॉपर फॉर्मेट में बंदे कुछ कंप्लीट नहीं करते। XHTML के जो रूल्स होते हैं, BR/ जो करना होता है, XHTML स्ट्रिक्ट HTML, उसे फॉलो नहीं करते, तो वो स्ट्रक्चर क्या हुआ, टाइडी, बिगड़ा हुआ हुआ, साफ सुथरा नहीं है वो। आप जो देख पाओगे वही वो ब्राउज़र देख पाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब भी आप वेबसाइट डेवलप करो, यू शुड फॉलो स्ट्रिक्ट HTML। जो चीज़ जहाँ से प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्लीट होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, होनी चाहिए और होनी चाहिए। प्रॉपर नेस्टेड में होना चाहिए तो वो प्रॉपर नेस्टेड में ही होना चाहिए। ठीक है, once you view the source, you will be presented the exact code for the web page that web server sent to your browser। जो वेबसाइट का जो सर्वर होता है आपके ब्राउज़र में जो भेजता है वो आप देख पाओगे। दिस इट वॉज द सर्च इंजिन क्रॉल। ये जो आप देख पाओगे उसी चीज़ को सर्च इंजिन देखता है। द इंफॉर्मेशन द सर्च इंजिन क्रॉलर इज द मोस्ट इंटरेस्टेड इज इन द HTML टेक्स्ट। जैसे कभी मैंने कहा वो पूरा क्या देखता है, HTML टेक्स्ट देखता है। अब मान लो आपका कोड, कुछ कोड है वो नीचे जावास्क्रिप्ट का है, थोड़ा बहुत फंक्शंस आपने स्पेसिफाई किया है, कहीं कुछ एडिशनली वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए इंटरनल या फिर इनलाइन CSS आपने कुछ ऐड किया हुआ है, तो वो सब इग्नोर कर देता है। कुछ सर्च इंजिन कभी भी देखता नहीं है, उसे मालूम है। अब उसे कैसे मालूम हो जाता है, मान लो कि जावास्क्रिप्ट पर जब भी कुछ आप कोड लिखते हैं तो क्या टैग आता है, स्क्रिप्ट टैग सबसे पहले आप लिखते हो, इमीडिएटली उसे मालूम पड़ जाता है कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। डायरेक्टली वो कहाँ पे आ जाता है, एंडिंग स्क्रिप्ट टैग पे। अब मान लो कि आपने इंटरनल CSS कहीं लिखी, कैसे लिखते हो आप, स्टाइल टैग से। कंप्लीट कैसे करते हो, एंडिंग स्टाइल टैग से। इमीडिएटली वो इग्नोर कर देता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि भाई ये CSS का कोड है। तो ये सब चीज़ कभी भी सर्च इंजिन देखता नहीं है। इन एडिशन सर्च इंजिन रीड्स अ फ्यू अदर एलिमेंट, मतलब कि बॉडी टैग में तो वो सब कुछ एलिमेंट्स को रीड करता है। अब कौन से एलिमेंट्स को बॉडी टैग में रीड करता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अदर देन जो बॉडी टैग आता है उसमें से वो क्या रीड करता है। वन थिंग इज़ द पेज टाइटल, मतलब कि हेड टैग में HTML टैग, हेड टैग, उसमें टाइटल टैग हम लिखते हैं, जो हमारे ब्राउज़र में सबसे ऊपर हमारे स्टेटस बार में, स्टेटस बार तो नीचे आता है, मतलब कि टॉप हेड बार में जो हम देख पाते हैं, वो टाइटल टैग हमारा जो कुछ भी होता है सर्च इंजिन ऑलवेज रीड करता है। ठीक है, तो अब आपको हमारा प्रैक्टिकल सेशंस का जो सब कुछ है वो आप समझ लो ना, उसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब समझ लो कि खुद को आपकी वेबसाइट अगर ऑप्टिमाइज़ करनी है तो बस ये अगर आप वीडियो पूरा ठीक से समझ लो तो आपके जो मैंने रैंकिंग के 200 फैक्टर बोले थे ना, 200 फैक्टर में से 20 to 30 फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का जो इम्पोर्टेंस होगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, आपका वेब पेज क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है आपका वेब पेज, वो वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पूरा ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं लिखना है आपको वहाँ पर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको टाइटल टैग में कवर करने हैं। तो अभी आप बिगिनर लेवल पे क्या करते होगे, स्टैटिक टाइटल होगा, मतलब कि आपकी वेबसाइट में जितने भी वेब पेज होंगे उसमें जनरली आपका वेबसाइट का नेम ही आता होगा, पेज रिलेटेड कुछ नहीं आता होगा। तो आपको वो चीज़ पहले तो करनी है, आपका वेबसाइट का जो टाइटल है उसे पहले डायनामिक करो, मतलब कि ये पेज अगर ओपन हो रहा है तो ये टाइटल आना चाहिए, ये पेज अगर ओपन हो रहा है तो ये टाइटल आना चाहिए। तो वो चीज़ आपको पहले तो करनी है।
The title tag is also often but not always used as a title of your listing in the search engine result. मैक्सिमम केसेस में जो सर्च इंजन में जब भी कुछ भी दिखता है तो आपका वेबसाइट का जो टाइटल में लिखा होता है ना, वो सर्च इंजन की SERP में आता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में वो आता है। अब हम क्या रीड करते हैं, मतलब कि जो बंदा होता है सर्च इंजन को जब भी यूज़ करता है तो वो ग्लिम्स जो उसके सामने स्निपेट आता है वो रीड करता है ना। अब स्निपेट में आपने क्या लिखा था, सिंपली जब वेबसाइट का नाम आता है वो तो यूज़र की सर्च क्वेरी में कभी भी मैच होगा नहीं, तो वो बंदा उसे रीड ही नहीं करेगा, मतलब कि वो आपकी वेबसाइट पे कभी विजिट ही नहीं करेगा। इन एडिशन टू टाइटल टैग, द सर्च इंजन रीड द मेटा कीवर्ड टैग। हियर यू कैन specify a list of keywords that you wish to associate with the web page. अब नेक्स्ट पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, स्पामर्स, मतलब कि जो बंदे सर्च इंजन को गुमराह करने की ट्राई करते हैं उसे आप स्पामर बोल सकते हैं। पीपल हु अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट सर्च इंजन रिजल्ट इन अ वायोलेशन ऑफ द सर्च इंजन गाइडलाइंस, मतलब कि जो गाइडलाइंस सर्च इंजन ने बनाई हुई होती है उसे वायोलेट करते हैं, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन को वो ब्रेक डाउन करता है। Ruined the SEO value of this tag many years ago, so its value is now negligible, बहुत ही कम। अब मेटा कीवर्ड्स क्या आता है वो पहले तो हम बात कर लेते हैं, बाद में दोनों पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। हेड टैग में आप इंटरनल CSV लिख सकते हो, टाइटल टैग भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल CSS का जो टैग आता है लिंक वाला वो भी लिखते हो, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का जो कुछ भी जेक्वेरी का कोड आता है वो भी आप वहाँ पे लिंकअप करते हो। साथ में एक मेटा टैग भी आता है। मेटा टैग में वेब पेज के जो सभी वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंस वर्ड्स, उसे आप कोमा सेपरेटेड में एज अ कीवर्ड लिख सकते हो। कीवर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट वर्ड कोमा सेकंड वर्ड कोमा थर्ड वर्ड। जैसे कि आप टैग्स लिखते हो इंस्टाग्राम में, आप कोई भी इमेज जब अपलोड करते हो इंस्टाग्राम में तो आप क्या करते हो, आपकी जो इमेज होती है उसके रिलेटेड जो आप हैशटैग लिखते हो, #1, #2, #3, ठीक वैसे ही वेबसाइट पे जो आपका वेब पेज होता है वो कौन से वर्ड को कॉन्सेंट्रेट करता है, वो हेड टैग में मेटा टैग आता है, उसका एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है कीवर्ड्स, उसमें आपके वेब पेज के रिलेटेड वर्ड्स को सेपरेटेड आपको लिखने के होते हैं। वो पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग था, सर्च इंजन उसे कंसिडर करता था, लेकिन सभी स्पामर्स जो मतलब के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो गलत तरीक़ों से अपनी वेबसाइट का रैंकिंग बनाने की कोशिश करते थे, उन लोगों ने क्या किया था, उसकी वेब पेज पे वो कंटेंट हो या ना हो वो कंटेंट के कीवर्ड रख देते हैं। मतलब कि अभी मान लो कि IPL चल रहा है और आपने IPL के रिलेटेड की वेबसाइट है ही नहीं, आपकी वेबसाइट IPL का बिल्कुल रिलेटेड स्पोर्ट्स रिलेटेड ही वेबसाइट नहीं है, आपकी वेबसाइट समझ लो वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो कोई बंदा देख नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, वो IPL रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे वो मेटा टैग में रख दिए, तो वो क्या हुआ, ब्रेकिंग द गाइडलाइंस ऑफ द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन ने अब ये जो था बंद कर दिया है, कंसिडर करता है लेकिन काफ़ी कम, मतलब कि उससे आपका वेबसाइट का जो इम्पोर्टेंस होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। फिर भी कुछ लोग प्रिफर करते हैं, प्रिफरेबल है, फिर भी लोग करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस इतना इतना लेवल पे नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, निग्लिजिबल, बहुत ही कम वो इम्पोर्टेंस आपकी वेबसाइट पे कवर अप करता है। नेक्स्ट में गूगल नेवर यूज दिस टैग फॉर रैंकिंग एट ऑल, बट Bing seems to make some presence to it. Meta description tag has no influence in the search ranking, but it nonetheless play a key role. The search engine often use it as a part of all description for your web page in the search result. काफ़ी मतलब कि गूगल ने तो सब बंद ही कर दिया है। ये जो मेटा कीवर्ड्स का जो मैंने बोला वो कभी सर्च इंजन रीड करता ही नहीं, लेकिन बिंग इसे यूज़ करता है। अब बिंग क्या यूज़ करता है, जैसे कीवर्ड, जैसे मैंने एट्रीब्यूट बोला फॉर द मेटा टैग, ठीक वैसे ही डिस्क्रिप्शन ना वर्ड एट्रीब्यूट आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन एक एट्रीब्यूट आता है फॉर ए मेटा टैग, उसमें आपको एक सेंटेंस लिखना है। कीवर्ड्स एक अलग बात है और सेंटेंस लिखना है, मतलब कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स नहीं स्पेसिफाई करने, आपका वेब पेज क्या है वो 2 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब कि क्रॉलिंग
के रिलेटेड आपका वेब पेज है। क्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स विच आर इंटरनल कनेक्टेड टू द वेब पेजेस। कुछ सेंटेंस हुआ ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। वो रीड आउट करता है। कौन रीड आउट करता है? बिंग सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, गूगल की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये रीड क्यों करता है? जब भी कोई भी रिजल्ट बिंग पे आता है, बिंग के ACRP सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो वो जो मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वो यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाएगा। आफ्टर द हेडिंग, जो वेबसाइट का जो टाइटल होता है उसके साथ जो 2 लाइन की जो स्निपेट आती है, वो स्निपेट कहाँ से आती है? विद इन मेटा डिस्क्रिप्शन। A well-written meta description can have a significant influence on how many clicks you get on the search result. The time you spend meta description is quite valuable। मतलब कि कीवर्ड अब आज की डेट में तो इम्पोर्टेंट नहीं है मेटा कीवर्ड्स, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो आज की डेट में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस पर आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो। 2 लाइन समझ लो ना, 150 वर्ड्स। आई विल सजेस्ट मैक्सिमम 150 वर्ड्स में पूरा वेब पेज क्या होता है वो एग्जैक्टली प्रॉपरली फॉलोइंग द ग्रामर गाइडलाइंस ऑल्सो, ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। जितना सिंपल वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सको वो आप लिखो, ठीक है। आप नो डाउट कंटेंट दूसरी वेबसाइट से थोड़ा बहुत लेते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन आप थोड़ा बहुत कंटेंट लेते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो आप खुद से पूरा डिज़ाइन करो। आपको मालूम है कि आपका वेब पेज क्या है, तो आप खुद से लिखो, उसे भी कॉपी पेस्ट मत करो। तो 4th एलिमेंट मतलब कि कंटिन्यू में अगर और सर्च इंजन क्या दिखता है? अल्टरनेट एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज। अब अल्टरनेट एट्रीब्यूट मतलब कि क्या? बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मान लो आपकी इमेज है वो स्लो कनेक्शन की वजह से ओपन नहीं हुई, और किसी ने लो डेटा यूज़ हो अपने मोबाइल का, उसकी वजह से सभी इमेजेस को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और कुछ विज़न बंदे होते हैं, इम्पेयर्ड बंदे होते हैं, जिसको ठीक से कुछ इमेजेस नहीं दिखते विजुअली, वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। तो वो बंदे को स्पॉटोपियस से उसका जो कुछ भी ब्राउज़र होगा इमेज में तो दिखाएगा ही नहीं, इमेजेस तो दिखाएगा नहीं, तो तब आपका जो ALT एट्रीब्यूट होता है वो वेबसाइट पे दिखेगा। मान लो स्लो कनेक्शन की वजह से या फिर बंदे ने ब्राउज़र क्लोज किया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब क्या दिखेगा? ALT एट्रीब्यूट मतलब कि अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इफ इमेज इज नॉट पॉसिबल टू डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट or a web page, then your browser will display the alternate text on behalf of the image। तो ये वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, मान लो कि 200 फैक्टर तो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन 200 फैक्टर में से सभी फैक्टर्स आप नहीं करोगे तो चलेगा। कुछ 50 फैक्टर्स है जो आपको करने ही चाहिए, उसमें से ये वाला एक फैक्टर है। जब भी आप कोई भी इमेज आपकी वेबसाइट में रखते हो तो 2 चीज़ आप कंपलसरी करो। एक तो जितनी भी इमेज है उसका मैन्युअली अल्टरनेट टेक्स्ट रखो 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 और रखो। आपने अगर ठीक से सुना हो तो मैंने कितना इस पे प्रेशर डाला है। सेकेंडली क्या करो कि उसका जो SRC एट्रीब्यूट भी आता है, मतलब कि सोर्स जहाँ पे एक्चुअली हम इमेज का नाम लिखते हैं, वो भी प्रॉपरली लिखो। नेट में से इमेज डाउनलोड की, मेमोरी हायरार्की, तब वो जो एग्जांपल दिया था टाइपिंग रैंकिंग में, तब मैंने एग्जांपल दिया था मेमोरी हायरार्की, उसका आपने नेट में से कहीं इमेज डाउनलोड की, लेकिन आपने क्या किया? नेट में से जो इमेज डाउनलोड हुई थी वही नेम कॉपी करके एज इट इज़ आपकी जो SRC में था वो लिख दिया। मत करो ऐसा, उसको रीनेम करो मेमोरी डैश हायरार्की। अब डैश में बोल रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वर्ड सेपरेटर for an image or any other document or a web page or a directory। जब भी आप वर्ड सेपरेटर स्पेसिफाई कर रहे हो तो यूज़ एन डैश साइन और यूज़ एन अंडरस्कोर। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द डैश साइन, क्योंकि सर्च इंजन का जो डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम होता है इट यूज़ अ डैश साइन एज अ वर्ड सेपरेटर। जहाँ जहाँ डैश आता है तो उसको मालूम होता है द वर्ड इज़ बीन सेपरेटेड। यहाँ से फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हुआ, सेकंड वर्ड
स्टार्ट हुआ, कभी भी स्पेस प्रीफर मत करो, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। स्पेस का क्यों मैं स्ट्रांगली मना कर रहा हूँ, तो ऑलवेज यूज एन अल्टरनेट एट्रीब्यूट एंड SRC एट्रीब्यूट। अब मान लो कहीं एंकर टेक्स्ट भी आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बाद में करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे कांट सी का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब एंकर टेक्स्ट जब भी आप लिखते हो तो मेमोरी हायरार्की डॉट PHP का तो पेज आया, उसका भी मैंने नाम क्या रखा, HREF में मेमोरी हायरार्की डॉट PHP, ठीक है। आपको सिर्फ मेमोरी डॉट PHP नहीं लिखना है, ठीक है। अब मतलब कि प्रॉपर नेम दो, रफली कुछ भी नेम मत दे दो, 1.HTML। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कुछ भी, जब भी वेबसाइट डेवलप करते हैं तो कुछ भी नेम लिख देते हैं। मैंने जब स्टूडेंट्स को यहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकली, तो उसको कुछ टास्क हम जब भी देते हैं तो 1.PHP 2.PHP, मतलब कि टास्क 1 फ्रॉम मी, टास्क 2 फ्रॉम मी, ऐसा कुछ नाम लिख देते। पहले से बंदे कुछ समझते ही नहीं है, कितनी बार भी बोलो, गिव अ प्रॉपर नेम टू द फाइल नेम ऑल्सो। अब एंकर टैग में भी टाइटल टैग आता है, अगर आपको मालूम हो तो टाइटल लिखो आप उसमें, वो भी कंसिडर होता है। टाइटल जो लिखते हो उसमें प्रॉपर आप समझ लो ना, 20-25 वर्ड में एक्सप्लेन करो कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक व्हाट यू विल बी गेटिंग, मतलब जो बंदा इस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो उसे क्या मिलेगा इस लिंक पे, वो प्रॉपरली टाइटल टैग पे लिखो आप, ठीक है। इतने फैक्टर्स हुए, फर्स्ट इज द टाइटल टैग, सेकंड इज द मेटा डिस्क्रिप्शन, and third is the image SRC, fourth is the alternate attribute for the image, fifth is the HRF में फाइल नेम, सिक्स्थ इज द टाइटल एट्रीब्यूट। 200 फैक्टर में से तो हमने 6 फैक्टर तो ऑलरेडी कर दिए। अब बोलो यहाँ पे कहाँ पे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत आएगी, ऐसे ही फैक्टर सब है, कुछ ऐसे फैक्टर्स नहीं है कि और यार ये समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे फैक्टर्स कोई भी नहीं है, सब आप कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्या बोलना भूल गया था, आप हेडिंग भी प्रॉपर फॉर्मेट में दो, मतलब कि जो आपका वेबसाइट का बॉडी टैग के बाद सबसे पहला हेडिंग आए, गिव इट द H1, सबसे पहला हेडिंग, मतलब कि पूरा वेब पेज अगेन ऐसे, सॉरी, सेम एज अ टाइटल टैग, जो कुछ भी आप लिखते हो स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी में जो स्क्रीन पे दिखता है यूज़र को, वेबसाइट विजिटर को, वो H1 में लिखो। बाद में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, उसमें 3 या पैराग्राफ हो, 2 पैराग्राफ हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं, 2 लाइन हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो सेक्शंस क्रिएट करते हो, ये सेक्शन ये है, ये सेक्शन ये, मतलब स्टोरी की जो आउटलाइन होती है ना, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग और कंक्लूजन, जो कुछ भी होता है वो प्रॉपर हेडिंग दो आप। H2, H3, H2 और H3, वापिस H1 कहीं भी यूज़ मत करना आप, ठीक है। H1 पूरे वेब पेज में एक ही बार करना है, वेरी बिगिनिंग ऑफ द बॉडी, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर। रिमेनिंग सेक्शन शुड बी इन H2 और H3, H4, H5, H6 मत यूज़ करो, H2 यूज़ करो या फिर H3 यूज़ करो, मतलब कि नेस्टिंग का नेस्टिंग जब आता है तब H3 यूज़ करो, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट्स कर लिए, तो मतलब कि 7 पॉइंट तो कंसिडर हो ही गए, बाकी की पॉइंट सब कंसिडर करते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अभी तक हमने क्या किया है कि ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं, अब आगे के पॉइंट्स क्या हुए कि ये पॉइंट आपको कंसिडर नहीं करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी ऑलरेडी लंबा वीडियो हो गया, तो ये चीज़ कांट सी वाली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक विद सब्सक्राइब आइकॉन आपको करना है, ठीक है, और बेल आइकॉन भी आपको भी प्रेस करना है। तो थैंक यू, यहाँ तक आपने पूरा वीडियो सुना और देखा।